चलिए 116 में सवाल देखेंगे। एक सौ सोलह का सवाल देखेंगे। कहता उपयोगिता के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। देखेंगे तो उपयोगिता के आधार पर सबसे पहले खाद्य पदार्थ। कौन पदार्थ? खाद्य पदार्थ में आपका जैसे आ गया धान, जैसे आ गया मक्का, बताइए गेहूं, ये कैसे पदार्थ हैं? ये खाद्य पदार्थ हैं। जबकि रेशेदार में कपास और जूट। कपास और जूट कैसे फसल हैं? रेशेदार। कैसे हैं? जबकि चाय और कॉफी, चाय और क्या भाई? चाय और कॉफी है पेय। क्या है? पेय पदार्थ है। कौन पदार्थ है? जबकि ध्यान रखेंगे रबड़, क्या? रबड़ मसाले। रबड़ और क्या, ये कैसे फसल हैं? बागानी। कैसे हैं? तो रबड़ और मसाले कैसे हैं? बागानी फसल। कैसे फसल? कौन कौन? रबड़ और। जबकि व्यापारिक फसलें की अगर बात करेंगे तो व्यापारिक में वही फसल है जैसे रेशेदार पे बागानी, ये सभी व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल हैं। जैसे ध्यान रखेंगे व्यापारिक फसल में सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे चाय है। कौन है? चाय। चाय के बाद तंबाकू। कौन सा? तंबाकू के बाद याद रखेंगे मसाले। क्या भाई? मसाले के बाद रबड़। क्या? बताइए ये सभी व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल हैं कि नहीं है? तो चाय कौन सा? चाय के बाद तंबाकू के बाद और मसाले के बाद रबड़। क्लियर ना? तो नहीं दिखाई देता होगा? नहीं दे रहा है? अच्छा, इस पर हम जल्दी। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे व्यापारिक फसल हैं। कैसे फसल हैं? तो उपयोगिता के आधार पर फसलों के जो टाइप या प्रकार या भाग हैं, खाद्य, रेशेदार, पेय, बागवानी और व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल। व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल। व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल, ध्यान रखिएगा। क्लियर? लिख लिया आप लोग? लिख लिया ना? रखिएगा खाद्य, रेशेदार, पेय, बागानी और व्यापारिक। खाद्य खाद्य पदार्थ में धान, मक्का, गेहूं। धान, मक्का, गेहूं। रेशेदार में कपास और जूट। पेय में चाय, कॉफी। बागानी में रबड़, मसाले। व्यापारिक में चाय, तंबाकू, मसाले और रबड़। क्लियर ना? तो ये पूरा ध्यान रखेंगे उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। उधर दिखाई दे रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। खाद्य फसलों में कौन सा मुख्य फसलें हैं भाई? खाद्य फसल में मुख्य फसल है दलहन और कौन? तिलहन। क्यों? थोड़ा सा ये कॉस्टली भी मिलता है और उत्पादन भी क्या होता है? कम। उत्पादन क्या होता है? कम। कौन कौन? दलहन और तिलहन। और दोनों ध्यान रखेंगे रवि फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? रवि फसल। किसके अंतर्गत? लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें दलहन में अगर मूंग आपसे पूछ दे तो ये है जायद फसल। कैसी फसल? जायद फसल है। कौन भाई? तो मूंग कैसी फसल है? जायद। कैसी है? कौन सा? मूंग। क्लियर ना? लेकिन इसी में आपको फंसाएगा कि अगर पूछ देगा कि सोयाबीन कौन सा। देखिए सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो सोयाबीन तिलहन है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये खरीफ फसल में आता है। किस में आता है? खरीफ फसल में आता है। कौन भाई? तो सोयाबीन तिलहन है, लेकिन ये क्या है? खरीफ है। कैसा है? खरीफ है।
जबकि ध्यान रखेंगे मूंग भी दलहन है, लेकिन ये कैसे फसल में जायद, कैसे कैसे कंफर्म ना। तो ध्यान रखिएगा, जबकि दलहन और तिलहन मुख्य रूप से रबी फसल के अंतर्गत है, क्योंकि तिलहन की अगर बात करेंगे, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई तेल का प्रयोग होता है सरसों, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का प्रयोग होता है ना। तो सरसों रबी फसल में है। सरसों क्या है? सरसों क्या है कि नहीं है? जबकि दलहन में याद रखेंगे सबसे ज्यादा चना के साथ याद रखेंगे मसूर का प्रयोग किया जाता है और अरहर का भी प्रयोग किया जाता है। ये सभी रबी फसल के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत हैं? तो चना मसूर अरहर, चना मसूर अरहर के दलहन है, लेकिन ये कैसे फसल है? रबी। जबकि मूंग भी दलहन है, लेकिन ये क्या है? जायद। जबकि तिलहन में सरसों, कौन? सरसों रबी फसल है। सरसों क्या है? और उसी में सोयाबीन पूछ दे तो क्या है? खरीफ फसल। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन क्या है? खरीफ फसल है। ध्यान रखिएगा। अभी किस फसल की कटाई हो रही है? किसका? किसका? कंफर्म ना? देखो सो रहा है, उसको उठाओ। नेक्स्ट बात, उसको उठाइए बगल वाले लड़के। उसको पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट चेंज हो गया है। उसको उठाइए कि कमांडेंट चेंज है। एकदम झुकना नहीं है। धान की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता है? कितना? देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो दे रखा है नॉर्मलाइज वर्षा है ना, कम से कम औसतन चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर, है ना। 100 से कितना? 150 तो कंपलसरी, इतना अगर होगा तो काम चल जाएगा, है ना। तो ये 100 से कितना? 100 से कितना? 150। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइज, अब ऐसे धान हाइब्रिड आ गया है कि जिसमें पानी की उपयोगिता देखेंगे तो दो धान आपके यहाँ लगता है, तो एक ध्यान रखेंगे एक में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। एक धान देखेंगे, एक धान आता है मंसूरी, उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है और वो लॉन्ग पीरियड भी लेता है। वो कम से कम 20-25-30 दिन जो है ना एक्स्ट्रा टाइम लेता है। और एक बहुत सारा हाइब्रिड आ गया, जैसे पेनियोर आया है ना, उसी में एक पन्ना है। पन्ना तो ऐसा है कि लगाइए, अब 15 दिन के बाद वो धाने फूट जाएगा। बात समझे? तो उसको किसान क्या करता है कि जहां पर ढाल जमीन होता है, जहां लगता है कि यहाँ पानी कम है, तो वहां पर वो पन्ना धान लगाता है या पेनियोर लगाता है, जो कि ध्यान रखेंगे कम ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन है 65 से 75 दिन। 65 से 75 दिन में वो धाने तैयार हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? पेनियोर और पन्ना, बात समझ गए ना? ये सब हम किताब उताब में नहीं पढ़े, सोचिएगा मास्टर किताब में पढ़ा होगा। हम, हाँ, हम गांव जाते हैं तो वहां देखते हैं, और आप लोग तो न्यूजीलैंड से हैं तो आपको पता नहीं है, क्योंकि फिर फ्लाइट पकड़िएगा दुबई के बाद चल जाइएगा वहीं। तो बहुत सारे धान हैं इसमें पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा। तो स्पष्ट रूप से एक नॉर्मलाइज वर्षा भी और एक एवरेज वर्षा भी। तो एवरेज वर्षा की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 100 से 50 याद रखिएगा, नहीं तो नॉर्मल ये भी आंसर चलेगा, बट 100 से 50 याद रखिएगा। इसमें इसमें नॉर्मलाइज रहता है कि भाई एक ऑप्शन दे देता है और उस हिसाब से वो बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि ज्वार और बाजरा के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है भाई? बलुई मिट्टी। कौन मिट्टी?
ज्वार और बाजरा, ज्वार और कौन बताइए, मिल्ट अनाज है, ये मोटा अनाज इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोटा अनाज। ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इसी में ध्यान रखेंगे एक रागी होता है, क्या होता है, रागी, नाम सुने होंगे। और शायद उसी का नाम आप लोग बिहार में उसको मड़ुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम सुने ना। तो मड़ुआ की बात करेंगे तो रागी, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा ये सारे मोटे अनाज हैं। कैसे हैं, तो इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे मक्का, कौन सा, मक्का में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल पानी चाहिए, सिर्फ मिट्टी गीला हो जाए, वो भी 2-3 टर्म में। बाकी उसके खेत में फर्स्ट अवस्था में तो पानी जमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज्यादा जमा होगा तो मक्का, याद रखेंगे, मर जाएगा। तो कम पानी में मक्का की भी खेती होती है जहां पर बलुआई मिट्टी होता है। जबकि ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा अगर कोई अनाज में पानी की आवश्यकता है वो धान, उसको आज बोए आज से ही पानी दे दीजिए, आज से उसको जितना पानी दीजिए, पानी में डुबा दीजिए, जो कर रहा है करिए, और जब तक उसमें धान ना आ जाए तब तक उसमें पानी चाहिए। मतलब अगर वो खेत सूख गया तो धान का खेत में ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम होगा। तो इस लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखेंगे कि अगर कृषि में पानी की आवश्यकता होती है तो वो होती है धान में, किसमें। जबकि मोटे अनाज ज्वार बाजरा की बात करेंगे राजस्थान महाराष्ट्र के सूखे एरिया में होता है जहां वर्षा औसतन कम होती है। इसके अलावा रागी और मड़ुआ, रागी मड़ुआ ज्वार बाजरा, रागी मड़ुआ ज्वार बाजरा ये सारे मोटे अनाज हैं। कैसे अनाज हैं, कैसे अनाज हैं। और अक्सर ध्यान रखेंगे इसका उपयोग, ध्यान रखेंगे किसान भी खाने के रूप में भी लोग पहले करते थे, अब भी करते हैं। और ध्यान रखेंगे चूंकि फाइबर की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रहे चाहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, स्वाद के दृष्टिकोण से होना चाहिए। कितनों डॉक्टर मना कर देगा कि ये खाना नहीं खाना, ये खाना नहीं खाना, मसाला नहीं खाना है ना, पूरे फास्ट फूड नहीं खाना है, फिर भी सबसे ज्यादा फास्ट फूड मिलेगा, है कि नहीं है। तो नॉर्मलाइज हेल्थ फूड पर लोग का उतना अट्रैक्शन नहीं है, बट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज्वार बाजरा रागी और मड़ुआ ये सारे मोटे अनाज हैं जो बलुआई मिट्टी में होता है, जहां जल अवशोषण, याद रखेंगे, होता तो है लेकिन ध्यान रखेंगे पानी जल्दी सूख जाता है। तो बलुआई मिट्टी में जल अवशोषण धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो जल अवशोषण धारण करने की क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है, बलुआई मिट्टी में। जितना जल्दी उसमें पानी आएगा उतने जल्दी पानी क्या होगा, सूख जाएगा। जितना जल्दी पानी आएगा उतना जल्दी पानी सूख जाएगा। इस लेकर इसमें मोटे अनाज होता है। सवाल आएगा कि मोटा अनाज किस मिट्टी में होता है, तो मोटा अनाज किस मिट्टी में, बलुआही मिट्टी में। सबसे कम जल अवशोषित कौन मिट्टी करता है, बलुआही मिट्टी। कौन मिट्टी, जल धारण करने की क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है, बलुआही मिट्टी। रेत के कण ज्यादा किस मिट्टी में, बलुआही मिट्टी में। किस मिट्टी में, बलुआही मिट्टी में। तो ज्वार बाजरा मड़ुआ रागी, ज्वार बाजरा मड़ुआ रागी किस मिट्टी में, बलुआही मिट्टी में। किस मिट्टी में, और इसके अधिकतर क्षेत्र हैं राजस्थान। कहां है, कहां, कहां, कन्फर्म ना। जबकि अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा जल अवशोषण धारण करने की क्षमता, तो वो है काली मिट्टी। कौन मिट्टी, तो काली मिट्टी की बात करेंगे, काली मिट्टी में जल अवशोषण धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ये जितना देरी से गीला होगा उतने जल्दी ये सूखेगा भी। और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसे रेगुड़ या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़ या क्या कहते हैं, किस मिट्टी को, किस मिट्टी को, कन्फर्म, ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। 119 के बाद 120, देख भाई ध्यान देना। 100 ध्यान रखेंगे
सवाल देख लीजिए, मक्का के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? जलोढ़। कौन मिट्टी? जलोढ़ में भी खास करके नई जलोढ़। कौन? देख भाई, नई जलोढ़। नई जलोढ़ में ध्यान रखेंगे खादर। कौन? देखो क्यों इसमें होता है, क्योंकि आप ध्यान रखेगा कि नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, थोड़ी सी हल्का होती है, क्योंकि हल्का होती है। कौन? नई जलोढ़। पूरे उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा मक्का खगड़िया में होता है। कहाँ होता है? खगड़िया के ऊपर याद रखेंगे आप चले जाएंगे सहरसा, सहरसा के ऊपर चले जाएंगे आप सुपौल, सुपौल के ठीक बगल में याद रखेंगे मधेपुरा। कौन सा? तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, चूंकि कोसी वाला बेल्ट है और कोसी बेल्ट है, इस लेकर यहाँ आप जाएंगे, अगर जिनका घर है वो तो केबे किया होगा, जिनका नहीं है वो जाइए, नहीं तो हमसे पढ़िए तो हम तो बतेबे करेंगे, नहीं है जाइएगा तभी ठीक ही रहेगा, है ना। तो वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां का मिट्टी बहुत ही हल्का होता है, रेत के कण, उसमें रेत के कण और सिल्ट ज्यादा होता है, बहुत महीन महीन कण होता है ना। और पूरा वो मिट्टी हल्का होता है, और वो पूरा एरिया याद रखेंगे खास करके मक्का खेती के लिए उपयुक्त है। किस खेती के लिए? किस खेती के लिए? तो मक्का खेती के लिए याद रखेंगे नई जलोढ़। कौन? हर एक साल याद रखेंगे, हर एक साल नदियां बाढ़ के द्वारा भी ये मिट्टी लाती है ना। और कोसी वाले बेल्ट में तो नेपाल से जो गाद लेके आती है वो गाद ज्यादा हल्का होता है, इस लेकर उसमें मक्का की खेती आदर्श होती है। और मक्का की खेती मात्र ध्यान रखिएगा कि 60-65 दिन में तैयार हो जाता है, बहुत तेजी से वो ग्रोथ करता है। आज अगर बो दीजिए, कल पानी दीजिए, तो 5 दिन के अंदर देखेगा कि इतना बड़ा हो जाएगा, 10 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा, 35 से 40 दिन में उसमें मक्का आ जाता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे मक्का प्रोडक्शन कोसी बेल्ट में ज्यादा होता है। कौन बेल्ट में? तो कोसी का जो एरिया है वहां पर मक्का ज्यादा होता है, क्योंकि कोसी गंगा की सहायक नदी अपने द्वारा जब बाढ़ लाती है तो ज्यादा ध्यान रखेंगे गाद लेके वो आती है, जिस कारण वो मक्का के लिए आदर्श है, और वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ के बारे में मैंने कई बार बताया था कि जल और ओढ़, जल और क्या, तो जल और ओढ़ क्या बन गया? जलोढ़ बन गया। क्या बन गया? इस लेकर ध्यान रखेंगे उस मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कई नाम से जानते हैं, जैसे ध्यान रखेंगे इसे कछारी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी के अलावे इसे कांप मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांप मिट्टी। और इसे कहीं कहीं पर दोरस, क्या, दोरस या दोमट, दोरस या दोमट, ध्यान सुनिएगा, दोरस या दोमट, दोरस या दोमट, दोरस या दोमट। पहले कछारी। कौन? कछारी के बाद कांप, कांप के बाद दोरस, दोरस या दोमट। किस मिट्टी को? जलोढ़ मिट्टी को। किस मिट्टी को? और ये मिट्टी सभी चीज के लिए उपयुक्त है, ये मिट्टी सभी चीज के लिए उपयुक्त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी में धान भी खूब बढ़िया होगा, धान के बाद इसमें गेहूं भी बढ़िया होगा, गेहूं के बाद मक्का भी इसमें बढ़िया होगा, दलहन भी प्यारे इसमें बढ़िया ही हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, तो इसमें लगभग सब चीज की खेती हो जाएगी। लेकिन ये मिट्टी सभी पौधों के लिए आदर्श है, लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि कोई भी फसल के लिए याद रखिए मिट्टी तो उपयुक्त है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त है जलवायु। क्या है? यही मिट्टी तमिलनाडु में भी है, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है, इसलिए क्योंकि तमिलनाडु का जलवायु में कभी ठंडा नहीं आता है। तो जलोढ़ मिट्टी कावेरी के डेल्टा तमिलनाडु में भी है और गंगा के डेल्टा बिहार में भी है। तो बिहार में दलहन और तेलहन के अलावे खरीफ फसल, रबी फसल, जायद सब हो जाता है, लेकिन यही मिट्टी तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तो वहां पर दलहन और तिलहन नहीं होगा। इसके लिए सदैव ध्यान रखेंगे जलवायु है, तो सबसे उपयुक्त और सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़, इसमें सब चीज की खेती होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज की खेती इसमें नहीं हो पा रही है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा जलवायु। क्या होगा? तो ये तो आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में भी जलोढ़ मिट्टी है,
लेकिन तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है, तो इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में कभी ठंडा नहीं पड़ता है, कभी ठंडा नहीं पड़ता है, और ठंडा कभी पड़वो नहीं करेगा, है ना। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ना ठंडा पड़ रहा है ना कभी ठंडा पड़ेगा। और जिस दिन तमिलनाडु में ठंडा पड़ेगा तो उस दिन ध्यान रखिएगा कि सृष्टि का अंत है ना। हाँ, ये मेरा अपना हाँ मानना है, और ये ज्योग्राफी का पार्ट भी है, क्योंकि तमिलनाडु अगर हिमालय के पास पहुंच जाएगा तो बिहार ऑस्ट्रेलिया में सट जाएगा, बात समझ गए ना। और ये वैगनर के कॉन्टिनेंटल याद रखेंगे विस्थापन थ्योरी है, और ये प्रोसेस चल भी रहा है, लेकिन ये प्रोसेस धीमा है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आधा ऑस्ट्रेलिया आधा भारत कट के ऑस्ट्रेलिया में सट जाए, है ना, और अफ्रीका वाला एरिया आके बिहार में सट जाए, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब बहुत लंबा समय है, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहां समझ गए आप लोग। नेक्स्ट सवाल, कपास के पौधे के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है भाई? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? कंफर्म ना? और पूरा देखेंगे, काली मिट्टी को हमने कहा था रेगुड़ मिट्टी को। कौन मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी को मैंने कहा कपासी। क्या कहा? तो रेगुड़ को मैंने क्या कहा? कपासी। क्या कहा? तो काली मिट्टी के एक अन्य नाम क्या है? रेगुड़। रेगुड़ को क्या कहा? क्या कहा? कंफर्म ना? और ध्यान रखेंगे इसका निर्माण होता है बेसाल चट्टान। कौन चट्टान? बेसाल चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप कौन मिट्टी बनेगा? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी का निर्माण कौन चट्टान? बेसाल चट्टान। कौन चट्टान? बेसाल चट्टान या लावा। बेसाल्ट या तो बेसाल चट्टान या लावा चट्टान जब टूटेगा तो कौन मिट्टी? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? तो प्यारे सदैव ध्यान रखना कि बेसाल चट्टान का निर्माण हमने बताया था किससे होता है? मैग्मा। किससे? तो धरती के नीचे लिक्विड चट्टान को क्या कहते हैं? और हमने कई 100 बार बताया कि मैग्मा किसके द्वारा निकलेगी? ज्वालामुखी उद्गार। कौन उद्गार? तो ज्वालामुखी उद्गार में क्या निकलेगा? मैग्मा तेजी से जमेगा, क्या बनेगा? बेसाल चट्टान या बेसाल चट्टान या बेसाल चट्टान या कन्फर्म ना? इसमें जो सीमेंट लगा है, ये सीमेंट याद रखेंगे कहां से आया किसी को पता नहीं। हो सकता मध्य प्रदेश का खान से आया है कि राजस्थान से आया कि कहां से आया। इसमें स्टोन गिट्टी भी लगा हुआ है, इसमें लोहा भी लगा हुआ है। तो ये जब अभी आप इसको इस बिल्डिंग को कहते हैं कि नहीं बिल्कुल न्यू है, और न्यू है, और इसका ध्यान रखेंगे कि इस पर भी ध्यान रखेंगे कोई ना कोई बल लग रहा है, और 100 साल के बाद ये पुराना हो जाएगा। ये अपर्दन होगा। इसमें अपर्दन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हवा, पानी, प्रकाश इस पर पूरी तरह से काम कर रहा है, और एक दिन ये अपर्दित होकर क्रैक होगा। आज के 50 साल जब रिटायर होइएगा तो आइएगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि क्रैक हो गया होगा। पोता के साथ आइएगा, है ना, तो हम दिखाएंगे कि क्रैक हो गया है। क्रैक हो गया है, ये पिलर क्रैक होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कि क्रैक होगा तो क्या यहाँ पर रोज मास्टर आके हथौड़ी चला रहा है? तो सवाल उठता है कि ये क्रैक होगा, ये क्रैक होगा, तो कोई ना कोई तो ताकत इस पर काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? और हमने कई 100 बार बताया आपको कि जिस प्रकार से लड़की का बाल बढ़ रहा है, ओहो मत करो, समझो मत, लड़की के बाल बढ़े, लड़का बढ़ेगा। तो बताओ भाई कि ये बाल बढ़ रहा है। और मैंने कई बार बताया था कि लेकिन कितनों भी आदमी यहां बैठ के टॉर्च लेके
एकदम देखते रहेगा, कभी महसूस कर पाएगा कि इसका बाल बढ़ रहा है? लेकिन बाल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तेजी से बढ़ रहा है ना। तो स्पष्ट रूप से उसी प्रकार से इस पर भी कोई ना ताकत कार्य कर रहा है। तो ई चट्टानमा पर ना, बेसाल चट्टान या लावा चट्टान पर हवा, पानी, प्रकाश इस पर काम करते रहता है और उसको तोड़ते रहता है, और उसको चट्टान को तोड़कर बना देगा मिट्टी। क्या बनाएगा? तो प्यारे, मैग्मा का रंग होता है काला। कैसा? तो चट्टान का रंग कैसा? तो काला। तो मिट्टी का रंग कैसा? दूध का रंग उजला होता है ना। तो छेना का रंग कैसा? काला होता है ना कि उजला? उजला, बिल्कुल सत्य है। तो उससे बनने वाले रसगुल्ला का कलर कैसा होगा? उजला। तो ऑटोमेटिक है। ए चुप, उसमें काला पीला रंग देकर बनता। बात समझिए। तो मिट्टी का कैरेक्टर क्या होगा? काला। इसलिए कर इसे काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल या रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। बेसाल चट्टान के टूटने या पर्दन के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि इस मिट्टी का कैरेक्टर हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी का जो जन्म होता है वो चट्टान से होता है। चट्टान सख्त वो कठोर होते हैं, इसलिए कर इस मिट्टी की प्रवृत्ति भी कठोर व सख्त होती है। इसलिए कर इसमें जल अवशोषण की क्षमता धीरे धीरे तो होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे ज्यादा होती है। धीरे धीरे होती है लेकिन ज्यादा होती है। इसलिए कर ये मिट्टी गीला होने में ज्यादा समय लेगा और सूखने में भी ज्यादा समय लेगा। इस लेकर जल अवशोषण या जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा कौन मिट्टी में है? कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी का एक अन्य नाम रेगुड़ को कप। इसका निर्माण बेसाल चट्टान। कौन चट्टान? तो ई तो आप जान गए कि काली मिट्टी कौन चट्टान से? बेसाल चट्टान। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और कहता है भाई 121 के बाद 122। 122 में देखेंगे क्या है। सबको पता है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? बांग्लादेश और भारत। बांग्लादेश और जूट के लिए एक विशेष मैदान है गंगा। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का क्या भाई? डेल्टा। जहां बड़े पैमाने पर किसकी खेती होती है? जूट। किसकी? जूट। जूट कैसा है? रेशेदार। कैसा फसल है? रेशेदार। कैसा फसल है? रेशेदार फसल है, जिसे वाणिज्यिक फसल भी कहा जाता है। रेशेदार या क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक फसल। रेशेदार या वाणिज्यिक फसल, याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश और कौन भाई? भारत। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है कि कॉफी भारत के किस राज्य में पैदा किया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। लेकिन सबसे ज्यादा कॉफी कहां? कर्नाटक। कहां पे? और कर्नाटक में एक पहाड़ी मैंने बताया था, बाबा बूदन। कौन पहाड़ी? बाबा बूदन की पहाड़ी याद रखेंगे। कॉफी उत्पादन के लिए किस राज्य में? कहां पे? कर्नाटक। कहां पे? कौन पहाड़ी? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक। कहां पे? कंफर्म ना? जबकि नॉर्मलाइज रूप से याद रखेंगे, अन्य जगहों पर भी ध्यान रखेंगे। आपका खेती होता है किसका? तो ध्यान रखिएगा, आपका चाय का भी होता है और रबड़ का भी होता है तमिलनाडु और केरल में। केला, आम, लीची, सब्जी, फूल आदि फसल किस प्रकार की कहलाती है? बागानी। देखेंगे केला का भी एक विशेष बागान होता है, आम का भी बगीचा या बागान होता है, लीची का बगीचा बागान होता है, सब्जी और फूल के भी देखेंगे बागानी। तो ये सारे बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बागानी। केला, आम, लीची, सब्जी, फूल इत्यादि। इसके अलावा चाय भी। कौन भाई? चाय भी। चाय के भी बड़े बड़े बागान होते हैं। चाय के क्या होते हैं?
तो चाय तो सबसे बड़ा याद रखेंगे वाणिज्यिक फसल है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके मांग है, क्योंकि ध्यान रखेंगे चाय सालों भर इसका डिमांड है। अगर आप नॉर्मलाइज आप देखेंगे तो ये सारे के सारे लगभग लगभग प्रोडक्शन सारा देश करता है और सालों भर इसका मांग नहीं है। लेकिन चाय एक ऐसा पेय है जो ध्यान रखेंगे सालों भर 365 दिन हर एक घर में आपको चाय उपलब्ध होगा, है कि नहीं है। तो चाय की बात करेंगे, बिहार में दो पेय पदार्थ में सबसे, एक तो चाय और दूसरा याद रखेंगे तंबाकू। ये कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके की फैमिली का मेंबर जो ध्यान रखेंगे चाय और तंबाकू नहीं लेता है। ये बिहार में जन्मसिद्ध अधिकार है, नहीं पिएगा तो माथे धैले रहेगा, तंबाकू नहीं खाएगा तो बाथरूम में नहीं जाएगा। तो ये दोनों, तंबाकू तो स्वास्थ्य को लेकर है, डॉक्टर कहता है ये दोनों नहीं पीना है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग कहता है कि नहीं हम खाएंगे तो फिर हमारा मामले गड़बड़ा जाएगा। इस लेकर ये दोनों पेय कभी नहीं, याद रखेंगे पूरे बिहार यूपी पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोग चाय और तंबाकू का उपयोग करते हैं, और ये सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 10-20 साल से, ये याद रखेंगे 100 200 300 साल से ये परंपरा चला आ रहा है कि नहीं है। लेकिन सदैव ध्यान रखेंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट सवाल, हाँ हम भी तुमसे ज्यादा हम अपने मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 को जो है ना जानते हैं, और हमारा भी, हम भी लगातार दुबई से संपर्क में हैं, ऐसा मत आप लोग सोचिए। लेकिन थोड़ा सा हमारा मौलिक अधिकार है पढ़ाना आपका, है ना, तो पढ़ा देंगे। और उसके बाद जो है तो आपको हम जैसे आपको भी समय के हिसाब से हम भी समझ, हमको नहीं पता है तो हमको पता है, और आपसे ज्यादा क्रिकेट में हम जो है ना रखते हैं, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम तो एक बैच को मैंने तो फाउंडेशन को मैंने छुट्टी कर दिया कि भाई कल अगर जो आ गया तो उसका तो खेला हम समाप्त कर देंगे। लेकिन ये सब आप लोग क्या है कि अभी आप लोग का जरूरत है, बात समझ गए ना, दोनों आपका जरूरत है क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। तो इसलिए चलिए 2-4-5 क्वेश्चन और करेंगे, टाइम पर हम खुद छोड़ देंगे। साग सब्जियों की खेती के लिए क्या कहा जाता है? ट्रंक फार्मिंग। कौन फार्मिंग? अब पूछेगा, देखिए आप, ये बड़ा आ जाएगा कि ट्रंक फार्मिंग, तो ट्रंक फार्मिंग साग सब्जी, कौन सब्जी? तो साग सब्जी की अगर बात करेंगे खेती करना क्या कहलाता है? ट्रंक फार्मिंग। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ट्रंक फार्मिंग का संबंध याद रखेंगे साग सब्जी से है। किससे भाई? साग सब्जी का संबंध याद रखें ट्रंक फार्मिंग से है। किससे है? ट्रंक फार्मिंग। जबकि ध्यान रखिएगा इसके अलावे आपका 126 नंबर का सवाल देख लेंगे, कहता है रबड़, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना आदि कौन सी फसलें भाई व्यापार है कि नहीं है? जैसे रबड़, कौन सा? रबड़ का तो स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है, तंबाकू भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है, गन्ना का भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है। इसके अलावे याद रखेंगे मिर्च और मखाना, तो ये भी याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके भी डिमांड है। क्योंकि मसाले तो छोड़ दीजिए, पूरे खाड़ी देश को ध्यान रखेंगे बड़े पैमाने पर भारतीय वस्तु निर्यात की जाती है, जिसमें ध्यान रखेंगे हल्दी से लेकर धनिया तो ये नॉर्मल मसाला हुआ, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पूरा का पूरा लगभग 10 से 12 खाड़ी देश को अकेले भारत देता है ना। और टोटल ध्यान रखेंगे खाद्यान्न, क्योंकि खाड़ी देश में सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, इराक और ईरान के पास ध्यान रखेंगे एक मुट्ठी चावल का प्रोडक्शन नहीं होता है, ना ही गेहूं का प्रोडक्शन होता है, ना ही दलहन का प्रोडक्शन होता। और अकेले जितना यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की राजधानी है
उससे ज्यादा वहां भारतीय लोग रह रहा है, और उसमें भी बिहार यूपी का दाल भात खाने वाला रह रहा है। बुर्ज खलीफा में जो काम हो रहा था तो उसका 80% इंजीनियर से लेके मजदूर पूरा भारतीय था। तो ये सब खाता है, चावल दाल चोखा खाएगा तो चावल भारत में जाएगा, आलू। तो बहुत बड़ा ध्यान रखेंगे। अभी देखेंगे आज दुबई के अंदर हो रहा है मैच होगा, तो यूएई और भारत या सऊदी अरब या कतर या बहरीन, ये भारत के फेवर में इसलिए रहता है क्योंकि वो जानता है कि हम तो सिर्फ उसको क्रूड ऑयल देते हैं, बाकी सब कुछ मजदूर से लेकर लेबर से लेके पूरा का पूरा हम भारत पर ही आश्रित हैं। इस लेकर सऊदी का याद रखेंगे सुल्तान मोहम्मद बिन सुल्तान, या यूएई का या कतर का या बहरीन का, वो याद रखेंगे एकदम भारत के सपोर्ट में रहता है और भारत भी लगभग उसके सपोर्ट में रहता है। इस लेकर ध्यान रखेंगे आईसीसी जब भी मैच हो रहा है तो सारा देश भारत के खड़े हो गया, साथ आ गया, बोला उधर नहीं होगा, जो सब होगा इधर होगा, है ना। तो ये भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति है, बात समझ रहे ना। और इसमें ध्यान रखिएगा कि बड़े पैमाने पर इस देश को जाता है। अब ये सब मिर्च और तंबाकू ये सारे देश, पड़ोसी देश जो भी हैं, नियर देश हैं, उनको जाता है। और जो दूर में देश है तो उसको ध्यान रखेंगे, भारत उससे ध्यान रखेंगे, जैसे अमेरिका है या फिर फ्रांस है या फिर इटली है या फिर ब्रिटेन है, तो इससे बड़े पैमाने पर याद रखेंगे हथियार का डील भी करता है ना। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिए कि व्यापार के दृष्टिकोण से ये सारे खाड़ी देश को ये सारा का सारा फसल जाता है, इसलिए इसे व्यापारिक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्यापारिक फसल कहते हैं, ध्यान रखना है। चलो 30 तक कर देंगे, 19 फिर हड़बड़ाएगा कोई नहीं तो इनकाउंटर करेंगे हम। 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए, उसे किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति। कौन क्रांति? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन करना। क्या उत्पादन? देश की बड़ी आबादी के लिए, और अभी भी एक बड़ी आबादी के लिए। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 38 करोड़ आबादी था, उस समय भी याद रखेंगे लोगों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी खाद्यान्न। और अभी भी ध्यान रखेंगे लोगों के लिए अनाज ही और खाने की आवश्यकता है। लेकिन अब डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा विकास हो गया कि धीरे 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 हम लोग यहां तक पहुंच गए। आज आवश्यकता लगा कि नहीं भाई मोबाइल का है तो मोबाइल चलो ले ले, लेकिन क्या हमारे दादा या हमारा परदादा मोबाइल रखा था? उसको भी रोटी की आवश्यकता थी, अभी भी रोटी की आवश्यकता है, और अभी भी नीड रोटी की ही है। तो स्पष्ट रूप से खाद्यान्न की अगर बात करेंगे तो उस समय ध्यान रखेंगे हरित क्रांति लाकर मैंने 38 करोड़ आबादी के लिए अनाज मुहैया करवाया, जिसमें याद रखेंगे मैंने इससे पहले भी बताया था कि उन्नत बीज कृषि यंत्र के अलावे नहर और सिंचाई का भरपूर याद रखेंगे डेवलपमेंट किया गया। और 38 करोड़ आबादी जो याद रखेंगे अनाज के लिए, आप पिछले अगर पुराने आदमी से आप पूछेंगे तो वो सीधा बोलेगा कि आज के 30-40 साल पहले अगर आप जाएंगे तो ध्यान रखेंगे नॉर्मल फैमिली को साल भर का अनाज नहीं मिल पाता था। और उस समय देश की आबादी 30 से 35 करोड़ था, और आज आबादी 1 अरब 50 करोड़ है। फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश है। अपने तो 1 अरब 50 करोड़ कोई खिलेबे करता है, साथ ही याद रखेंगे 50 करोड़ लोगों के लिए और अनाज उत्पादन करके विदेश भेजता है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उसका हरित क्रांति पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसमें मैंने खाद्यान्न उत्पादन किया। क्या उत्पादन किया? तो मदारी हमें रे कि थोड़ा सा डमरू बजा दिए तो ताली मार दो। कहां से आदत तुम लोग सीख गया? ध्यान सुनना है, ये देखो हमारा बोलना आदत है, समझाना हमारा आदत है बीच में। हाँ बहुत कुछ कभी कभी ठीक लगे तब, अब हर समय जो है थोड़ा सा हमको लगता है कि जो है ना बात समझो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हरित क्रांति का प्रभाव से ही याद रखेंगे, और सबसे ज्यादा हरित क्रांति पर प्रभाव पड़ा गेहूं पर। किस पर? किस पर? इसके अलावे
याद रखेंगे धान पर भी इसका असर पड़ा, और सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब में पड़ा। कहां? हरियाणा। कहां? उत्तर प्रदेश। कहां? क्योंकि हरित क्रांति में एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस था वो था चकबंदी। क्या था? अभी भी देखेंगे बिहार सरकार जो है सर्वे का काम कर रहा है, एक सर्वे का काम चल रहा है, और सर्वे का काम चल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि बिहार में थोड़ी सी मानसिकता भी गड़बड़ी है चकबंदी को लेकर, क्योंकि अगर घर के पास का जमीन है तो उसका रेट बहुत ज्यादा है, और दूर है तो उसका रेट कम है, तो चकबंदी में ये भी आड़े आया। लेकिन पंजाब में ऐसी बात नहीं है। पंजाब में लोग अपना मानसिकता को बदल लिए और उन्होंने स्वतः, क्योंकि चकबंदी तभी हो सकता है, चकबंदी का मतलब होता है कि एक आपका अगर मान लीजिए कि आपको 2 एकड़ जमीन है, तो आप स्वेच्छा से अगल बगल से मिलाप करके आप एक जगह कर लीजिए, है ना। तो अगर इस तरीके से ध्यान, क्या हुआ? उस सबसे कुछ नहीं होगा, फिर भी जीतेगा। चलो ध्यान दो, कुछ होगा, बढ़िया होगा आज। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के संबंध में सदैव ध्यान रखना है। चलो भाई, उत्तम बीज, साइलेंट रहेंगे। उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? त्रिविधि तकनीक। क्या कहलाता है? उत्तम बीज चयन। अगर आप देखेंगे किसान उत्तम बीज का चयन करेगा तभी उसके फसल का प्रोडक्शन होगा, इस लेकर ऐसे विधि कहलाते हैं श्री विधि। क्या कहलाते हैं? तो श्री विधि तकनीक द्वारा हम ध्यान रखेंगे फसल के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। फसल के प्रोडक्शन को क्या करेंगे भाई? बढ़ा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात, जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्ती, छिलके को सड़ाकर क्या बनाया जाता है? जैविक खाद। क्या बनाया जाता है? सदैव ध्यान रखेंगे इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा? और ह्यूमस के साथ साथ जैविक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण ध्यान रखेंगे प्लांट का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, प्लांट ज्यादा ग्रोथ करेगा, प्लांट ज्यादा हरे होंगे। इस लेकर जहां पर आप देखेंगे कि सड़े गले गोबर खरपतवार का जिस खेत में प्रयोग किया जाता है जैविक उर्वरक या जैविक खाद, वहां के पौधे हरे भरे और डेवलप ज्यादा करते हैं, और उन्हें आर्टिफिशियल या कृत्रिम खाद की आवश्यकता कम होती है। इस लेकर ध्यान रखेंगे कि जैविक खाद, ध्यान रखिएगा, जैविक खाद का उपयोग करके हम स्वस्थ कृषि के साथ साथ मिट्टी के उर्वरा शक्ति को भी हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। वही है जिस प्रकार से न्यूट्रिशन के लिए हम फ्रूट्स और मिल्क लेंगे, और याद रखेंगे अगर एक्स्ट्रा अगर ये सब उपलब्ध नहीं है तो मल्टीविटामिन डॉक्टर से लेते हैं। तो यूरिया है, मल्टीविटामिन है, बड़ा तेजी से फायदा तो कर लेगा लेकिन बड़ा तेजी से घाटा भी करेगा। और जैविक खाद क्या है? वो मिल्क और याद रखेंगे फ्रूट्स है। तो मिल्क और फ्रूट याद रखेंगे जैविक खाद हो गया प्लांट के लिए, ये फायदा भी करेगा और हानि भी नहीं करेगा। जैसे जैविक खाद प्लांट के लिए डेवलपमेंट और विकास भी करेगा और मिट्टी को याद रखेंगे हानि भी नहीं पहुंचाएगा। जबकि यूरिया का प्रयोग से याद रखेंगे फसल का प्रोडक्शन तो हो जाएगा लेकिन मृदा का याद रखेंगे हास होगा, मृदा पर उसका असर पड़ेगा। इस लेकर जैविक खाद और याद रखेंगे आर्टिफिशियल खाद में क्या है? अंतर है। और लास्ट सवाल आज के सेशन का, क्या खत्म हो जाएगा? अच्छा ठीक है। भारत के किस स्थान की चाय विश्व में सर्वाधिक मांग है भाई? दार्जिलिंग। कहां? क्या? दार्जिलिंग का चाय का मांग दुनिया भर में ज्यादा स्वादिष्ट होता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल कौन भाई? तो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का चाय दुनिया भर में याद रखेंगे इसका क्या है? अंतरराष्ट्रीय मांग है, क्योंकि ये
स्वाद में क्या होता है, बेहतर है। कहाँ का, दार्जिलिंग का। कहाँ का भाई, दार्जिलिंग का, ध्यान रखिएगा। और 31 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन चीन कौन करता है, दूसरे नंबर पर भारत कौन करता है, भारत के बाद है श्रीलंका, कौन भाई, श्रीलंका के बाद ब्राजील, कौन सा, और ब्राजील के बाद याद रखेंगे केनिया भी चाय का उत्पादन करता है। लेकिन दूसरा है भारत, भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन प्यारे करता है आसाम, कौन करता है, तो भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम कौन करता है, और दुनिया में कौन करता है, चीन कौन करता है, और चीन के बाद कौन है, भारत, कौन। लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि यहां पर कि चीन के बाद भारत कौन, और भारत के बाद कौन, और श्रीलंका बगल में, याद रखेंगे चाय का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है। कभी कभी ये भारत से ज्यादा चाय बेच लेता है, लेकिन चूंकि भारत जितना चाय उत्पादन करता है उसका ही 20 से 30% मात्र चाय उत्पादन करता है। लेकिन बात यह है कि भारत की 1 अरब 50 करोड़ आबादी जितना चाय पीता है उतना श्रीलंका 3 साल में चाय का उत्पादन करेगा। और उसमें भी बिहार, ये तो बेवकूफ कहीं का कमंडल से पीता है। बात समझे, डिफरेंस बिटवीन चाय एंड चाह। भारत में 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक शहर में है जो चाय पीता है और चाय कप में पीता है, और गांव के लोग चाह पीते हैं। चाह मतलब होता है चाहत, और चाहत का मतलब होता है जितना मन हो उतना। इसलिए कर गांव में जो वृद्ध व्यक्ति देखेंगे वो कमंडल में रखेगा और गिलास से पिएगा। बात समझे, बाकी इस पर बाद में टिप्पणी होगी। और 132 एक क्वेश्चन और करेंगे आपका, है ना, 132 प्यारे ध्यान रखिएगा। कहता है कि भारत की चाय को किसने ब्रिटेन के बाजारों में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, रॉबर्ट ब्रूज, कौन, ये 1823 में, 1800 कंफर्म ना। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, है ना। क्या, चलिए आराम से निकलेंगे।